guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली सीएम प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। गाइस इसके क्वेश्चन आंसर हम इंटरमीडिएट की बुक से सॉल्व करेंगे बिकॉज फाइनल की मैथ में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर मिक्स है मैं ट्राई करूँगी उसको कवर करने का, अदरवाइज हम लोग इंटर की पूरी बुक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, मतलब अभी आने वाले सारे वीडियोस में। ठीक है गाइस, आई होप आपको मज़ा आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कब हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है 44AA के अंदर। तो गाइज अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है तो फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैम स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है? तो गाइज अगर आप आर्किटेक्चर का काम करते हो, लीगल कंसल्टेंसी देते हो, मेडिकल सर्विसेज देते हो, अकाउंट्स का काम है, आईटी का काम है, सीएससी, एमएस, सीएसओ, इंटीरियर डेकोरेशन या फिल्म का काम करते हो या एक्सेट्रा, तो इन सारे काम में गाइज आपको मान लिया जाएगा कि आप स्पेसिफाइड बिजनेस में हो। ठीक है, तो आपको कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है? अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है। ठीक है गाइज, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है और एक न्यू सेटअप बिजनेस होता है। तो पहले हम एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। आपका बिजनेस चलता फिरता अच्छा खासा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है अगर आपकी ग्रॉस रिसीट पिछले 3 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 थी तो। ठीक है, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट पूरे पिछले 3 साल मिला के 1,50,000 तक की है तो अगर आपकी तीनों के तीनों सालों में है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है 6F की तरह। ठीक है, अगर तीनों साल में नहीं है, एक भी कोई साल में है, तो फिर आपको नॉर्मल जैसे कंप्यूटेशन करते हैं वैसे कंप्यूट करना है अपनी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अगर गाइज आप स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं हो, ठीक है, आप कोई दूसरा बिजनेस हो, स्पेसिफाइड नहीं हो आप, ठीक है, जैसे कि किराना दुकान है आपकी तो आप स्पेसिफाइड नहीं हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपकी इनकम अगर ज्यादा से ज्यादा 1,20,000 है, मतलब 20,000, 1,20,000 से ज्यादा है, मोर देन 1,20,000 है। यहाँ पे 1 लाख मोर देन 1,50,000 था। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 1,20,000 है क्या इनकम। ठीक है, और ये टर्नओवर है 2,50,000 का। ठीक है, सॉरी टर्नओवर तो ये 10 लाख का। ठीक है, तो 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर या फिर 1,20,000 से ज्यादा आपकी इनकम अगर हो जाती है, कोई भी दोनों में से एक चीज, और तीनों साल में पिछले अगर कोई भी एक भी कोई भी पिछले साल में हो रही है तो आपको नॉर्मल कंप्यूटेशन करना है। और अगर सारे सालों में हो रही है तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है गाइस, कब नहीं है? जब आपकी इनकम है 1,20,000 से ज्यादा है और आपका टर्नओवर जो वो 10 लाख से ज्यादा है, बट दोनों एक साथ है ना। ठीक है, एंड लगा हुआ है ना यहाँ पे, एंड ये दोनों एक साथ अगर है तो फिर उस केस में आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और अगर और है, मतलब एक ही चीज है बस, टर्नओवर 8 लाख का है और इनकम 1,50,000 की मान लो तीनों साल में, तो ऑल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक भी साल में अगर है तो फिर आपको कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये प्रोविजन क्लियर हुआ होगा। अब अपन न्यूली सेटअप बिजनेस में देखते हैं। अगर आपका नया बिजनेस सेट हो रहा है और आपकी इनकम 1,50,000 से ज्यादा स्पेसिफाइड बिजनेस हो तो, ठीक है तो रूल 6F के हिसाब से लगा दो, और अगर नहीं है मतलब 1,20,000 है मान लो, तो फिर नॉर्मल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। अगर आप कोई भी अदर बिजनेस हो, किराना दुकान के हो, तो अगर आपके 1,20,000 से ज्यादा इनकम है या फिर ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इनकम कम है तो मत करो, अगर ज्यादा है तो कर लो। ठीक है, अगर ये एंड लग जाता है, मतलब इनकम भी ज्यादा है टर्नओवर भी ज्यादा है, ये दोनों ही ज्यादा है एक साथ, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है आपको एक साथ अगर है तो। ठीक है गाइस, यहाँ पे 3 साल का कॉन्सेप्ट इसीलिए नहीं क्योंकि आज ही तो बिजनेस बना है ना। तीन साल वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे? बाकी सारी चीज तो सेम ही है, 3 साल का डिफरेंस है बस। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जहाँ पे भी गाइस रेड वाला है ना, रेड पेन यूज किया मैंने, ये सारा रेड पेन वाला जो चीज है वो सारा चीज ना आपका इंडिविजुअल और HUF के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मतलब मैम, मतलब गाइस अगर आप HUF या फिर इंडिविजुअल हो
तो आपके केस में ये एंड लगेगा, मतलब आपकी इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए और ग्रॉस रिसीट भी ज्यादा होनी चाहिए एक साथ। ठीक है, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना अगर इससे ज्यादा हो गई तो, समझे। प्रिजम्पटिव इनकम अगर कम है इससे ज्यादा गाइस, अगर समझ लो आप बोल रहे हो कि मेरी प्रिजम्पटिव इनकम ना कम है, और आप मतलब आप मेरी नॉर्मल इनकम कम है और मेरी प्रिजम्पटिव इनकम ज्यादा, आप ऐसा कह रहे हो। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मेरी नॉर्मल इनकम जो है वो कम है और प्रिजम्पटिव जो है वो ज्यादा है। ठीक है, आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब गाइस ऑडिट की जरूरत कब पड़ती है? सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट कब जरूरत पड़ी? सेक्शन 44AB के हिसाब से एक सीए रहेगा जो कि टैक्स ऑडिट करता है बिजनेस का, अगर उसका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड करता है तो। ठीक है, अगर आप 44AD में हो तो फिर 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड करता है तब आपका ऑडिट होता है। ठीक है, अगर गाइज आपका टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपका ऑडिट होगा, बट कंडीशन ये रहेगी कि अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है वो 5% से ज्यादा कैश में नहीं है। ठीक है, मतलब 5% तक का ही है बस कैश में, प्लस आपने जितने भी पेमेंट किए वो भी 5% तक का ही है सिर्फ और सिर्फ, तो उस केस में गाइस ये जो टर्नओवर की लिमिट है वो 1 करोड़ है ना, वो यहाँ पे 10 करोड़ हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑडिट ना हो, कोई ऑडिट ना करे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और आप टर्नओवर भी 8 करोड़ का आपका टर्नओवर अगर है, तो उस केस में गाइस आपको क्या करना है, सारे ट्रांजेक्शन बैंक से करना है, कैश से मत करो। अगर कैश से करोगे तो आपके ऊपर ऑडिट का कंडीशन लगता है, बैंक से करोगे तो नहीं लगता। अगर चालाकी की, सीए की रिपोर्ट आपने सबमिट नहीं की, तो फिर आपको पेनल्टी लगती है। कितने रुपए की पेनल्टी लगती है? जितना भी परसेंट ले लो आप टर्नओवर का, या फिर 1,50,000 विच एवर इज लोअर, मतलब कम से कम 1,50,000 तो आपको देना ही देना है। ठीक है, या फिर परसेंटेज ऑफ कोई भी टर्नओवर, मतलब कोई भी टर्नओवर हो सकता है ना आपको, उसके हिसाब से लग रहा है। ठीक है, इसलिए ठीक है, मतलब ये जो सेक्शन है वो ये कहना चाहता है कि आपको 1,50,000 की पेनल्टी मैक्सिमम लगेगी। ठीक है, या फिर ये दोनों में से जो कम रहेगा वो। ठीक है, तो गाइस मैं पूरा सेक्शन एक बार और बता देती हूँ। टैक्स ऑडिट जो है वो 44AB में है। ठीक है, ये सीए करता है। बिजनेस की अगर कराना है तो 1 करोड़ तक से ज्यादा होगी आपकी टर्नओवर, तब आपको करवाना पड़ेगा। या फिर अगर आप 44AD में हो, मतलब ये ट्रांसपोर्टर वाला का केस है ना, तो उस केस में आप 2 करोड़ से ज्यादा आपका रहेगा इनकम, तब आपको करवाना पड़ेगा। अगर गाइस आप ऑडिट करवाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी ऑडिट भी ना हो, मतलब आपकी इनकम भी बहुत ज्यादा और आपकी ऑडिट भी ना हो, तो उस केस में गाइस अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा इनकम अर्न करते हो तो गाइस आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सारे ट्रांजेक्शन बैंक से करोगे तो। ये कैश से इतने ही कर सकते हो, सिर्फ 5% कैश से करोगे, बाकी 95% आपको बैंक से करना होगा, तब आपकी जो लिमिट है वो 10 करोड़ हो जाएगी। ये सेक्शन फॉलो नहीं करने की पेनल्टी है कि आपको कम से कम परसेंटेज ऑफ टर्नओवर या फिर 1,50,000 विच एवर इज लोअर की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर ऑडिट नहीं कराओगे तो। अगर आप पब्लिक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो, तो उस केस में अगर आप बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर शेड्यूल बैंक हो और आपकी इनकम होती है इंटरेस्ट के तौर पे, और आपका अगर कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से इंटरेस्ट आता है तो वो टैक्सेबल होगा ना। ऐसा मत बोल देना कि नहीं तो एनपीए से हो रहा है मैं टैक्स नहीं दूंगा, नहीं देना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, और एक्चुअल बुक्स अक्रूवल बुक हो या फिर आपकी रिसीवेबल, मतलब कैश बेसिस हो या अक्रूवल बेसिस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो। ठीक है गाइज, तो गाइस चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब होता है गाइस, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपकी इनकम होगी। मतलब गाइस जैसे कि आप छोटू वाले स्मॉल टैक्स पेयर हो, ठीक है, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या पार्टनरशिप हो, तो आप नहीं पढ़ना चाहते झमेले में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन बनाते रहे यार, कितना टैक्सी भाई ले लो, बस हमको बख्श दो, हमको छोड़ दो, हमको नहीं बनाना ये सब, तो उन लोगों के लिए गाइस ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, तो आप समझ गए किन के लिए लाई गई ये स्कीम। ठीक है, तो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए लाई गई है, इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप के लिए। इसमें कौन कौन कंसीडर नहीं होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन नहीं होगा, देखो एलएलपी जो कि कमीशन बेस्ड काम करते हैं, एजेंसी वाले और ट्रांसपोर्टर, ये सारे लोग इस
सेक्शन में नहीं आ सकते, उनके लिए प्रोहिबिटेड है सेक्शन। मैक्सिमम गाइस आपका टर्नओवर 2 करोड़ का होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर आप हो तो आप छोटे नहीं हो, फिर आप बड़े हो। छोटे सिर्फ 2 करोड़ से नीचे वाले होते हैं, ठीक है। डिडक्शन आपको कोई भी नहीं मिलता, कोई भी एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आप सेविंग, टैक्स सेविंग वाले जो मतलब जो चैप्टर 6 की डिडक्शंस होती है ना कुछ कुछ, वो ले सकते हो, बाकी कुछ नहीं मिलता। मोड ऑफ पेमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो गाइस। अगर आप पे करते हो ई मेथड से, जैसे कि यूपीआई, भीम, एनईएफटी, आरटीजीएस एक्सेट्रा, कार्ड पेमेंट, डेबिट, क्रेडिट, तो फिर गाइस उस केस में 6% आपको टर्नओवर का देना पड़ेगा। बट गाइस अगर आप कैश में पे करते हो तो फिर आपको 8% देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। अगर आपकी कोई भी दूसरी इनकम है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, जैसे कि आपने हाउस प्रॉपर्टी ले रखी, तो उस पर अगर आपका टैक्स बन रहा है तो वो सारी इनकम को आपको ऐड कर देना अपने टर्नओवर पे। कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस रहेगा तो उसको एडजस्ट कर देना, ठीक है। अब आप देखो इंपॉर्टेंट प्रोविजन बहुत ज्यादा। आप एक एसएससी हो जो कि मस्त 44 एडी और नॉर्मल दोनों में अप्लाई होता है आपका। आप सोचे कि मैं कौन सा लूँ कौन सा लूँ कौन सा लूँ, आपने बोला भाड़ में जा, मैं तो नॉर्मल ले रहा हूँ। आप इससे पहले यहाँ पर थे बट अभी आपने इसको भाड़ में जा बोला, तो ये बुरा मान जाता है। देखो ये बुरा मान गया ना, अब आप 5 साल तक इसके पास नहीं आ सकते। मुंह उठा के 5 साल तक मत आना। इतनी जोर से नाराज होता है ये कि 5 साल तक आपसे नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा मैम 5 साल तक? आपको 44 एडी नहीं मिलेगा अगर एक बार आप इसको बाय कर देते हो। बट इसकी एक एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका बाई चांस टर्नओवर इंक्रीज हो गया, 3 करोड़ हो गया, तो इस केस में आपकी क्या गलती? फिर टर्नओवर बढ़ गया तो आप प्रिजम्पटिव नहीं ले सकते मजबूरी में। आपने इसको बाय नहीं बोला, मजबूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो उस केस में गाइस, उस केस में ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो वही बात हो गई कि गाइस अगर आपको कोई ऐसे बोला है कि शादी करेंगे करके, है ना, और फिर आपको चीट कर दिया वो, तो उस केस में आप 5 साल तक उसका मुंह नहीं देखना चाहोगे। बट समझ लो कि आप दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, बट फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, उस वजह से आपको किसी और से शादी करनी पड़ी। तो उस केस में गाइस वो चीट थोड़ी ना हुआ, वो तो फैमिली इश्यूज एंड बैकग्राउंड इश्यूज, कास्ट इश्यूज, वो सब की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही। तो उसमें आप दोनों की तो कोई गलती नहीं है ना, तो वो चलता है। फिर आपको कोई बाय बोलने की जरूरत नहीं, वी कैन बी फ्रेंड्स फॉर एवर, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना और ये प्रोविजन याद कर लेना, बस सो इजी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रोफेशन के लिए। अभी अपन ने बिजनेस के लिए पढ़ा। तो गाइस अगर आप बिजनेस के अलावा प्रोफेशन में, जैसे कि आप सीएम में हो, तो फिर आपको उसके लिए रेसिडेंट बनना पड़ेगा, इंडिविजुअल बनना पड़ेगा, भारत का निवासी बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसके सीएमए भी बनना पड़ेगा, सिर्फ फाइनल में रहना नहीं है, सीएमए भी बनना है, ठीक है। उसके फिर आपकी जितनी भी आप कमाई करोगे, मोटी मोटी 10-20 करोड़ कमाओगे आप, उसका आधा आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगी, जबकि बस आप चैप्टर 6 का डिडक्शन ले सकते हो। मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां पे 8% बस, यहाँ पे 50%? गाइस इनकम भी वैसी होती है, वहां पे 8% के लिए रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री इतनी बड़ी, लेबर इतना, झंझट इतना। आपको क्या है, एसी कैबिन में बैठे रहो, 2-4 पेपर में साइन कर दो, 50% इनकम आपकी हो जाती है। गाइस इसमें नॉलेज ज्यादा यूज होता है ना, और इसमें बाकी फालतू के एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होते, इसलिए 50% रिसीव कर लेते हैं अपन, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट हो लॉस है तो आप माइनस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम कम है ना, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो, उसको ऑडिट करवा लो, हम मान जाएंगे। आपको लग रहा है ना कि आप प्रिजम्पटिव से कम इनकम कमाते हो, बिल्कुल मान लेंगे हम। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके ऑडिट करवा लो, चलता है फिर हमको। अब गाइस हम ट्रांसपोर्टर का पढ़ेंगे। अभी तक हमने किसका किसका पढ़ा? बिजनेस का पढ़ा, प्रोफेशन का पढ़ा, अब ट्रांसपोर्टर का पढ़ेंगे। देखो गाइस अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, ट्रांसपोर्टर के केस में सेक्शन लगता है 44 AE, ठीक है। और वो गुड्स कैरियज होना चाहिए ना, पैसेंजर कैरियज मत बना देना। गुड्स कैरियर अगर आप करते हो, ट्रांसपोर्टर हो आप, तो आप कोई भी एसएससी है सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, सारे एसएससी हो सकता है। बट गाइस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, प्रिजम्पटिव स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, छोटे छोटे व्यापारी के लिए 10 कैरियज रखे हो। अरे बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है आपको। आप ओनर भी हो सकते हो, हायर परचेस वाले भी हो सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में लियो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप 1000 पर मंथ पर टन दे देना अगर आपकी जो ट्रक है वो 12,000 केजी से ज्यादा की अगर है, तो 12,000 केजी से ज्यादा की अगर आपकी ट्रक है, तो उस केस में आप हर महीने 1000 के हिसाब से टैक्स पे कर देना, हर टन के हिसाब से, ठीक है। बट आपकी तो एकदम छोटी है, 12,000 से कम है, आपकी ट्रक तो एकदम छोटी है, 200 केजी की है, 500 केजी की है,
तो उस केस में गाइस आप 7,500 पर मंथ के हिसाब से टैक्स पे करोगे। ठीक है, ये लिमिट्स याद करना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। गाइस अगर समझ लो डेट दी रहेगी एग्जाम में 2 जनवरी, 5 जनवरी, 8 जनवरी, तो गाइस ये सब पार्ट ऑफ द मंथ को आप सिंगल मंथ मान लोगे। एक भी दिन अगर महीने में एक भी दिन वो ट्रक है आपके पास तो वो पूरा महीना मान लिया जाएगा। 31 मार्च को खरीदोगे तो भी पूरा मार्च महीना काउंट कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो एक भी दिन गलती नहीं करना, आराम से 1 तारीख को खरीदो, क्यों फालतू में पार्ट ऑफ द मंथ को मंथ मानना। ठीक है, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट चैप्टर 6 के सेविंग वाले डिडक्शन मिल जाएंगे आपको। सैलरी वाले एक्सपेंसेस बस माइनस कर सकते हो इसमें। जैसे गाइस आप ड्राइवर को सैलरी दे रहे हो तो वो एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते आप। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को आप माइनस कर सकते हो बिल्कुल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कराने की और ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट वगैरह करके कुछ नहीं जरूरत है। ठीक है गाइस, तो अपन ने पूरा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पढ़ लिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट वाला का पढ़ लेते हैं। गाइस अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज देते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हो, तो उस समय आपका जो इनकम है वो परसेंटेज बेसिस में अपन को कैलकुलेट करना होता है। परसेंटेज फॉर्म में अपन अपना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से लगता है। इतना परसेंट काम हो गया तो इतना दे दो, ऐसे करके गाइस इसमें कैलकुलेशन करते हैं। डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। 90 डेज का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनता है गाइस आपको, और कंप्लीशन के हिसाब से आपको रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, अंडर डिटरमाइंड टाइम अगर रहता है गाइस तो आपको एसएलएम में लेना है। ठीक है, एसएलएम में लोगे। अगर आपने डिटरमाइन ही नहीं किया कि कितने टाइम में आपका खत्म होने वाला है तो आप उस समय एसएलएम मेथड यूज करते हो। ठीक है, रिटेंशन मनी गाइस मतलब कुछ पैसा आपको पहले से मिल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ना आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं ताकि आप उसको रिटेन करके रखो, क्योंकि भरोसा नहीं ना, इसीलिए तो उसको अपन एलोकेट करते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से ही। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो रहती है उसमें कैपिटल गेन को अपन को माइनस नहीं करना होता है। कोई भी कैपिटल गेन अगर हो रहा है आपको उसको माइनस मत करना कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट में। वैसे गाइस ये कोई खास प्रोविजन है नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट सिलेबस में है तो पढ़ लिया अपन ने। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है टैक्सेबिलिटी ऑफ फर्म। वैसे तो एक नया चैप्टर है, तो गाइस अब टैक्सेबिलिटी ऑफ फर्म पढ़ेंगे अपन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें से क्वेश्चन तो सीएमए, फाइनल सीएमए, इंटर सब में आता है, तो इस बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है सेक्शन को। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, उसके ऊपर ही प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। सैलरी पे एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी सारे हेड्स पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप लो या ना लो अपने फर्म का, डजंट मैटर। सेक्शन 40B जो है उसकी कुछ कंडीशंस है, अपन को वो फॉलो करना है। पीजीपीपी में डिडक्शन मिलता है गाइस आपको रेम्यूनरेशन का और ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, आपका पार्टनरशिप फर्म होगा या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों चलता है। सैलरी हेड को छोड़ के बाकी सारे हेड इसमें कवर होते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका फर्म का लेना जरूरी नहीं है, लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मत लो, कोई बात नहीं। आपका जो पीजीबीपी का इनकम है उसमें आपको रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का डिडक्शन मिल जाता है। अब आपको 40B ए सेक्शन जो है इसका नाम है 40B। इसकी जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि आपके पास डीड होना कंपलसरी है। आपको ये सेक्शन में फॉलो करने के लिए डीड होना जरूरी है। रिटर्न ऑफ इनकम जो आप फाइल करते हो उसको आपको कॉपी ऑफ डीड के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में मेंशन होना चाहिए, और आप फेल नहीं हो सकते कि आपने फाइल नहीं किया। ऐसे नहीं हो सकते कि आप बोल दोगे अरे मैं तो फाइल नहीं कर पाई, ऐसे नहीं हो सकता। आपको डिडक्शन चाहिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको डीड मेंटेन करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको मिनिमम डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल इंटरेस्ट का या फिर 12% जो सिंपल इंटरेस्ट होता है 12%, उन दोनों में से जो कम रहेगा उतना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिडक्शन मिल जाएगा। किन दोनों में से? एक्चुअल इंटरेस्ट या फिर 12% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, विच एवर इज लोअर। ठीक है, इन एक्सेस पेड, अगर गाइस आपने 14% पे कर दिया तो जो 12% अलाउड था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि 2% है उतना डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू मार्केट रेट। एक्सप्लेनेशन है इसमें कि इफ परसेंटेज कैन बी लोअर देन 12% इफ मार्केट प्राइस इज कम। गाइस अगर मार्केट प्राइस कम रहेगा, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, तो 12% से कम भी हो सकता है वो। ठीक है,
बट कम से कम अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। अब कुछ कुछ लोग गाइस होते हैं कि ना वो लोग असली में ना पार्टनर होते नहीं, बट वो लोग दिखावा करते हैं। वो लोग दिखावा करते हैं कि हम यहाँ के पार्टनर हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर। ठीक है, तो ये मिस्टर ए है जो कि पार्टनर है और वो एक्टिव नहीं है, मतलब वो दिखावा वाले पार्टनर है। तो इन्होंने क्या किया, ये बोले कि यार छोड़, मत, मेरे से तो काम होता ही नहीं कुछ, चलो मैं अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को दे भेज देता हूँ। तो ये क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव अपने पार्टनर को भेज दिए जो कि एक्टिव है, अब ये पूरा काम कर रहे हैं मस्त से। ठीक है, तो इनका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा उनको 40B के हिसाब से मिलेगा। ये जो पार्टनर है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये पार्टनर जो है वो क्या किए, एक लोन दे दिए फर्म को, अपनी फर्म को लोन दे दिए, और ये एज अ थर्ड पार्टी दिए। ये एज अ पार्टनर नहीं दिए, ये एज अ थर्ड पार्टी दिए, मतलब एज अ नॉन पार्टनर दिए फर्म को लोन 10 लाख का। तो गाइस उनके ऊपर 40B एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके ऊपर नॉर्मल सेक्शंस ऑफ पीजीबीपी 36 सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होगा, बिकॉज वो एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए हैं लोन, ना कि पार्टनर की कैपेसिटी में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस था गाइस, अच्छे से याद करना है आपको कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर हो तो उस केस में अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी लोन फर्म को देते हो तो वो फर्म का लोन जो रहेगा वो आपके ऊपर, मतलब उसका जो भी प्रोविजंस है वो सेक्शन 36 की एप्लीकेबल होगी, आपके ऊपर 40B एप्लीकेबल नहीं होगा उस समय। बट नॉर्मल एज अ पार्टनर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलता है तो वो 40B के हिसाब से मिलेगा। बट जो आप लोन स्पेशल लोन दे रहे हो ना, उस लोन की बात करें कि उसमें 36(1) लगेगा। ड्राइंग्स का कैसा करना है गाइस, तो ड्राइंग्स अगर आपकी है, आपने ड्राइंग्स लिया है, ड्राइंग्स का मतलब विदड्रॉ करना, एक ओनर है बिजनेस का, वो विदड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में वो इंटरेस्ट पे करता है फर्म को। आपने पैसे उधार लिए अपने फर्म से तो आप पे करोगे इंटरेस्ट, जिस केस में आप इंटरेस्ट पे करते हो तो वो इनकम हो जाती है फर्म की, क्योंकि आप पे किए तो उनकी इनकम हो गई, तो वो टैक्सेबल होती है। ठीक है, रेमुनरेशन सारे एक्टिव पार्टनर को देंगे जो लोग डिसीजन में बनाते हैं। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है, एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है जो लोग डिसीजन बनाते हैं, जो लोग काम करते हैं, और जो लोग डीड में जिनका नाम मेंशन है। ये तीनों क्वालिटी फुलफिल होनी चाहिए, डिसीजन भी आप लोगे, काम भी आप करोगे, और डीड में आपका नाम भी होना चाहिए, तब जाके आपको एक्टिव पार्टनर के हिसाब से रेमुनरेशन मिलेगी। डिडक्शंस कैसे मिलता है, ये मोस्ट 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 सबसे ज्यादा दुनिया जहान का इम्पोर्टेंट है, ये एकदम ज्यादा वाला इम्पोर्टेंट। देखो अच्छे से दिखना चाहिए, देखो तो देखो डिडक्शन कितने का मिलेगा गाइस, तो एक्चुअल अमाउंट जितना भी आपने खर्चा किया वो, या फिर 40B के हिसाब से होगा वो, इन दोनों में से जो भी मिनिमम या फिर लोअर होगा उतने का आपको डिडक्शन मिलता है। सबसे पहली बात गाइस, दो केस हो सकता है, या तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा या तो लॉस में जाएगा। अगर गाइस लॉस में जाता है तो जो पार्टनर है उन लोग भूखे नहीं मारेंगे ना, उन लोगों को कुछ तो चाहिएगा अपना, तो 1.5 लाख रुपए आप उसको पर एनम के हिसाब से दे देना, ताकि वो अपना घर खर्चा चला सके। क्योंकि पार्टनर सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के भरोसे रहता है, और उसमें ही लॉस हो गया तो ऐसा तो नहीं कि हम बोल देंगे पार्टनर चलो जाओ, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, मर नहीं जाएगा वो जो भूखे पेट। ठीक है, तो लोन अगर सॉरी लॉस हो जाता है, लॉस, तो लॉस के केस में 1,50,000 पर एनम के हिसाब से उसको मिलता है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होता है 3 लाख तक का तो 90% दे दो या फिर 1.5 लाख दे दो, विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो ज्यादा रहेगा वो दे दो। ज्यादा क्या होगा 3 लाख का, 2,70,000, तो 2,70,000 या 1,50,000 विच एवर इज हायर, उतना दे दो। और अगर आपने प्रॉफिट कमाया 4 लाख 5 लाख 3 लाख से ऊपर कुछ भी, तो उस केस में 60% आपको बुक प्रॉफिट का देना है। ठीक है गाइस, फिर से बता रही हूँ शुरू से, आपने प्रॉफिट कमाया 0 से लेके 3 साल तक 3 लाख का, ठीक है, तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट देना है आपको, या फिर 1,50,000 देना है। आप 3 लाख से ज्यादा कमा लिए तो 60% ऑफ बुक प्रॉफिट आपको देना है। सबसे ज्यादा झोल तो यहीं पे आता है कि बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के। तो चलो गाइस अपन सीखते हैं कि बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट के बाद आप क्या करोगे, जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है पीजीबीपी के हिसाब से, जो भी आपके अलाउड एक्सपेंडिचर है, जो कि आपके डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, आपको उसके हिसाब से करना है। जो भी रेमुनरेशन आपको पार्टनर को देना आप उसको ऐड कर दोगे। आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को गाइस माइनस कर देना याद से,
और ध्यान रखना कि आपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को माइनस नहीं करना है। ये गलतियां गाइस होनी नहीं चाहिए। पूरे चारों स्टेप आपके एकदम फुल्ली आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना, उसके बाद जो भी अलाउड एक्सपेंडिचर है, जो भी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, उनको एडजस्ट करना, फिर रेमुनरेशन को ऐड करना, डेप्रिसिएशन को माइनस करना, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को बिल्कुल माइनस नहीं करना है। ठीक है, अब नोट क्या है कि गाइस अगर आपकी एचपी की इनकम है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो वो लोग आपका जो बीपी मतलब क्या होता है, यहाँ पर बीपी का मतलब बुक प्रॉफिट होगा। तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और एचपी की इनकम बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं होती है। उन लोग अपना अलग है, ये लोग अलग है। चैप्टर 6 की सारी डिडक्शन को आपको इग्नोर करना है, इग्नोर। बुक प्रॉफिट में जो भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उसका कैसे करना है, देखो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विल माइनस टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। अगर गाइस आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 100 है तो आपको कितना माइनस करना है, 100 रुपये माइनस करोगे आप। ठीक है, नाम नहीं समझ में आया, देखो गाइस समझो। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विल डिडक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ बुक प्रॉफिट इज इक्वल टू ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। मतलब गाइस आपका अगर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 1 लाख का है, बट आपने बुक प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट ही कमाया है 1000 का, तो आप 1 लाख का डेप्रिसिएशन कैसे माइनस करोगे? 1 लाख तक का ही तो कर सकते हो ना, 1000 तक का ही तो कर सकते हो ना। तो क्वेश्चन मतलब प्रोविजन ये क्या आ रहा है कि जितना आप प्रॉफिट कमाओगे उतना ही आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं। बीपी कभी भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये 2 बातें याद रखना। पहली बात क्या कि अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन जो है वो आपके बुक प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो, मतलब ज्यादा आप माइनस नहीं कर सकते। असली में वो एग्जिस्ट कर सकता है बट आप माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, और जो आपका बुक प्रॉफिट रहेगा वो कभी भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से भी कम नहीं हो सकता, उसके बराबर रहेगा बट उससे कम नहीं हो सकता। गाइस ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आपकी कोई भी इनकम है जो कि रिप्रेजेंट कर रही पार्टनर की, तो फिर वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर आपकी कोई पार्टनर की इनकम है तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रहता है गाइस वो एग्जम्प्ट रहता है पार्टनर्स के हाथ में। ठीक है, पार्टनर के हाथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट रहता है। प्रॉफिट जो रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ फर्म के हाथ में, पार्टनर के हाथ में तो एग्जम्प्ट रहता है, तो फर्म के हाथ में वो टैक्सेबल होता है। रेमुनरेशन और इंटरेस्ट जो भी देते हो आप वो टैक्सेबल होता है पार्टनर के हाथ में। और कितना कितना टैक्सेबल होता है पार्टनर के हाथ में, जितना वो फर्म में डिडक्ट हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने डिडक्शन दिया है 100 रुपीज का फर्म में, तो फिर आपका हाथ में टैक्सेबल भी सिर्फ 100 रुपये ही होगा। आप कितना भी रिसीव करो उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना यहाँ पर डिडक्शन मिला है उतने ही आपको टैक्स पे करना है। हमेशा डिडक्शन और टैक्सेबल बराबर होना चाहिए, याद रखना, ये भी एक प्रिंसिपल है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको बुक प्रॉफिट के सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए हो, क्योंकि ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह सकती हूँ मैं तो एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइज। तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।